हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। बिलीव इन योर सेल्फ। गाइस लाइफ में ना लोग आएंगे लोग जाएंगे, ठीक है। कोई आपके साथ रहेगा, कोई नहीं, कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बुरा। लेकिन लाइफ में एक चीज़ होनी चाहिए यार, कि खुद पे विश्वास, ठीक है। कोई काम कर रहे हैं, खुद पे बिलीव रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। कोई दूसरों की वैलिडेशन की कभी वेट मत कीजिएगा। खुद पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। और हार्ड वर्क करते रहिए अपने गोल की तरफ। और अल्टीमेटली ना आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। अगर वो बिलीव नहीं है ना आप में, तो मेरी बात मानिए, वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अपने पे विश्वास रखिए। दुनिया क्या कहती है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि अभी हाल ही में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन हुई है 2022 में, तो ये किसने इनोग्रेट किया है? तो ये करा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने। एड्रेस कराया है वैलिडेटरी सेशन ऑफ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022, ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट। और ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बताया कि जो भी मतलब इंडिया और अफ्रीका के कॉमन चैलेंजेस हैं उन्हें टैकल किया जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इंटरफेस यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन से वर्ल्ड लीडर है जो सबसे पॉपुलर है और उनकी रेटिंग वर्ल्ड में 77% है? तो शायद इसका तो आंसर आप सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर वैसे मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप पे हैं, ठीक है, जिनकी रेटिंग ग्लोबली 77% है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है, ये रिलीज़ करी है कि यूएसए की फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इन्होंने रिलीज़ करी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रयू, ठीक है, एंड्रेस मैनुएल लोपेज, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, ठीक है। और जो बिडेन आपको जान के हैरानी होगी कि नाइन्थ पोजीशन में है, और उनके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये 22 लीडर थे वर्ल्ड के टॉप, उनमें से चूज़ करे गए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी 77%, एंथनी एल्बनीज 56, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व एज, आज 26 नवंबर है, और आपको बताना है कि ये किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कह लीजिए, या फिर नेशनल लॉ डे कह लीजिए, या फिर आप संविधान दिवस कह लीजिए, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को हर साल। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था, ठीक है। आपको पता ही है इस आज बन के पूरा प्रिपेयर हो चुका था हमारा संविधान, लेकिन जो हमने फाइनली अडोप्ट किया था और जो इफेक्ट में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई कर दिया था कि ये डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट 26 डे ऑफ द नवंबर एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2015 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ अपने सिटीज़न में ला पाएँ। और आपको एक और बात बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू हुआ था, है ना। तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स थे जो सिटीजनशिप से लेके इलेक्शंस लेके वो पहले ही वो इम्प्लीमेंट हो गए थे 26 नवंबर को ही, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, ठीक है, सब सिटीजनशिप रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 60, आर्टिकल 324 इलेक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 393 एंड 390, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही इफेक्टिव हो गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही आज दो पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला है आप प्रियम्बल को रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आप इंग्लिश में और 22 अदर जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है ना, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस दी है, उनमें आप रीड कर सकते हैं। और दूसरा है ऑनलाइन क्विज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने रिलीज़ करे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे, मतलब आज के दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम
और 4 to 7 आपको पता ही है कि G20 की मीटिंग अब अगले साल सितंबर में इंडिया में होने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले जो भी मतलब वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे या कोई भी चीज़ फाइनलाइज की जाएगी, उससे पहले शेरपा की मीटिंग होती है। हर गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और डिस्कशन करती है कि कौन से मुद्दे आगे वाले डिस्कस होंगे, ठीक है। फाइनल डिसीजन तभी लिया जाएगा जब हेड ऑफ स्टेट की G20 की मीटिंग होगी इंडिया में सितंबर में। बट उससे पहले शेरपा की मीटिंग होती है। तो ये होगी आपकी उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे G20 की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। G20 शेरपा मीटिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और G20 शेरपा मीटिंग इज एक्सपेक्टेड एट दरबार हॉल एट द सिटी ऑफ पैलेस उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पहले कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएगी। और इंडिया की तरफ से जो फॉर्मर CEO थे इंडिया के नीति आयोग, अमिताभ कांत, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए G20 शेरपा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ब्यूटीफुल उदयपुर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पहली G20 शेरपा मीटिंग इंडिया में हो रही है उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने अभी ना हाल ही में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है 13वें एडिशन में। जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहार और सी ब्रीज कह सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सी देश की नेवी के साथ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल नेवी ऑफ ओमान। इंडिया की नेवी और रॉयल नेवी ओमान की पार्टिसिपेट कर रहे हैं 13वें एडिशन में। बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। नसीम अल बहार और सी ब्रीज, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया की तरफ से स्टील फ्रिगेट, ठीक है, INS त्रिकंड एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ड्रोन ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ये 6 डे लॉन्ग एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि कहाँ पे हो रही है, इंडिया पे नहीं हो रही है, हो रही कोस्ट ऑफ ओमान पे हो रही है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि कोस्ट ऑफ ओमान पे हो रही है। और दोनों कंट्री मतलब इंजॉय कर रही हैं इस साल 30 ईयर ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। और दोनों कंट्री के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। और कॉमन कल्चर वैल्यू भी शेयर करते हैं। और पहली नेवल एक्सरसाइज जो दोनों कंट्री के बीच में हुई थी वो हुई थी 1993 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी सेलेक्ट हाउ मैनी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया फॉर दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2019, 2020 एंड 2021। 3 सालों के अवार्ड दिए जा रहे हैं। और संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड आपको पता है 3 फेजेस में दिए जाते हैं, मतलब 3 अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, और इसमें दिए जा रहे हैं 102 आर्टिस्ट को ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये किन्हें दिए जाते हैं, जो आर्टिस्ट 40 साल से जिनकी एज कम होती है उन्हें दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है। अब आपसे 102 के तो नाम नहीं पूछेंगे, तो इतना ही पूछ लेंगे कि कितने आर्टिस्ट को दिया गया है, ठीक है। कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कितनी एज से कम को दिया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और संगीत नाटक अकेडमी और नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा न्यू दिल्ली, उन्होंने सेलेक्ट किए 102 आर्टिस्ट ऑफ इंडिया who made a mark as a young talent in their respective field of the performing art of the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है। और इसमें प्राइज़ मनी कितना दिया जाता है, तो 25,000 रुपये प्राइज़ मनी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मैंने बताया ना कि 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि जो संगीत नाटक अकेडमी है उन्होंने अभी अनाउंस किया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। पहले हमने अभी कौन सा पढ़ा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये पहला होगा, ठीक है। सेकंड है आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। ये भी 3 साल के दिए जा रहे हैं। और ये कितने आर्टिस्ट को दिए जा रहे हैं, तो ये 128 आर्टिस्ट को दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब ये दिए जा रहे हैं कहाँ कहाँ से, कौन सी फील्ड से, म्यूज़िक डांस थिएटर ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल म्यूज़िक डांस थिएटर है ना, पोएट्री एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप इन दी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और इसमें एक तो इसमें यही अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। इसमें एक और चीज़ दिया जाता है, देन ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी इन 128 में से ही उन्हें ये अकेडमिक फेलो भी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो जो एमिनेंट आर्टिस्ट होंगे ना, कवर द एंटायर गैमेट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट सच एज वोकल म्यूजिक बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगैरह, फिर डांस वगैरह, ठीक है। तो प्ले राइटिंग डायरेक्टिंग एक्टिंग, तो मतलब कि इस अवार्ड में से जो 10 एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी ना, जिनका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, उन्हें अकेडमिक फेलो का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन अभी ये सेकंड कैटेगरी चल रही है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो एकेडमिक फेलो कैरियर जो सिर्फ 10 एमिनेंट पर्सनैलिटी को मिला है, उसमें 3 लाख की प्राइज़ मनी मिलती है, ठीक है। और लेकिन जो एकेडमिक अवार्ड है, ठीक है, जिसकी बात हमने यहाँ पे करी है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इसमें आपको 1 लाख का प्राइज़ मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ताम्र पात्र और भगवंतश्रम भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है वो इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकेडमी ने होनर किया है 1 टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, ठीक है। क्या है? संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड। इस बार नया है तो शायद ये पूछ सकते हैं, अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेंट्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कितने आर्टिस्ट को मिला है? तो ये मिला है आपका 86 आर्टिस्ट को, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 1 लाख का प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। और ये किन्हें दिया गया है? जो कि हुआ थी अबव एज ऑफ 75, जो 75 से एज से ज़्यादा है ना, उन्हें दिया गया है। तो कितना इजी हो गया ना, मतलब ये वाला तो संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे हम, तो उसी से याद रखना 75 ईयर, तो 75 ईयर से ऊपर वालों को ये दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इन तीनों के प्राइज़, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। एक अवार्ड दिया जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। ये दिया गया आपको 102 आर्टिस्ट को, ठीक है। इतना ध्यान रखें। और 25,000 का इसमें प्राइज़ है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बात की जाए तो 128 आर्टिस्ट को दिया जाता है और दिया गया, और इसमें आपको 1 लाख का प्राइज़ मनी है। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड में ही एक होता है संगीत नाटक अकेडमी फेलो, ठीक है, अवार्ड, तो वो भी दिया गया है 10 लोगों को, तो उसमें 3 लाख की प्राइज़ मनी है। सबसे ज़्यादा उसी में ही है, ठीक है, अकेडमिक फेलो में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आता है जो इस बार नया ही है, वो है संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, ठीक है। तो ये 86 आर्टिस्ट को दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। दिए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हर कैटेगरी में 100 टू, ठीक है। तो इतना नाम नहीं पूछेंगे, बस कुछ डिटेल्स ही पूछेंगे। तो ये डिटेल्स ध्यान रखिए, कितने आर्टिस्ट को मिला है, कितनी एज होती है, ठीक है, और कितना प्राइज़ मनी मिलता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे। आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे तो है ही है, बट साथ में आज नेशनल मिल्क डे है। तो नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। आपको बनाया हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे इन बेंगलुरु टू कमेमोरेट दी 101 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, ठीक है। और इसे ना ऑपरेशन फ्लड के नाम से, वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वाइट रेवोल्यूशन के फादर थे डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम्स में, ठीक है। और उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये वाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे 26 नवंबर को एक तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया और एक आपका मिल्क डे हो गया, ठीक है। द प्रेस्टिजियस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022, ये अवार्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड कर्नाटका मिल्क फेडरेशन हैव जॉइन हैंड टू ऑर्गेनाइज मेमोरेबल नेशनल इवेंट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, डॉक्टर संजीव कुमार बलान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री हैं एंड डेयरिंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल्सो फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज़ का? एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी। कहाँ पे दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी? एट सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट हैज़र घाटा। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट हैसन घाटा, ये है कर्नाटका में आपका, ठीक है। हैज़न घाटा जगह का नाम है, और कर्नाटका में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका ये देख लीजिएगा। और कर्नाटका वोविन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी एट सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म हसन घाटा बेंगलुरु। तो वर्चुअली ये फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन, ठीक है। और वहाँ पे वो भी इनोग्रेट किया जाएगा एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट सर्विसेज, ठीक है। तो AQS विल बी इक्विप्ड विद ऑनलाइन क्लियरेंस सिस्टम फॉर इम्पोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एंड लाइव स्टॉक इन ड्यू कोर्स ऑफ द गेम चेंजर फॉर द लोकल यूनिट, ठीक है। आप ये देख सकते हैं नेशनल मिल्क डे, ये है वर्गीस क्यूरियन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है कितना अमाउंट
स्टेट और यूटी को टुवर्ड दी बैलेंस दी जीएसटी कंपनसेशन फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2022। तो आपको बताना है इन 3 मंथ के लिए कितना कंपनसेशन दिया जा रहा है स्टेट्स को, तो वो दिया जा रहा है 17,000 करोड़, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जीएसटी इस बार मिला है वो मिला है महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो टोटल अमाउंट 2022-23 में दिया जा चुका है वो है 1,15,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।